So hello everybody, Priti Shruti here and I welcome you all to our channel again. And yes, I hope you all are doing well and पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी. अगर अच्छी नहीं चल रही है, किसी में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. हम नेक्स्ट उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. फिर आपकी जो पढ़ाई धीमी पड़ गई है वो और भी स्मूथ चलेगी, है ना. तो आप कमेंट कर सकते हो अपनी जो भी डाउट है, जिसमें भी डाउट है, ठीक है. तो आज की क्लास में हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे विच वॉज रिटेन बाय योर रशियन प्ले राइट एंटोन चेखोव. एक्चुअली एंटोन चेखोव वो अपनी स्टोरीज के लिए ही जाने जाते हैं, वो अपनी स्टोरीज के लिए ही काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है. ही हैज़ रिटेन मोर देन 800 शॉर्ट स्टोरीज एक्चुअली. एंड अगर उनके मेजर वर्क्स से कुछ इंक्लूड करें तो जैसे कि योर द चेरी ऑर्चर्ड जो आया था 1904 में, देन द थ्री सिस्टर्स जो आया था 1901 में, द सी गर्ल जो आया था 1898 में, ठीक है. देन अंकल वानिया जो आया था 1899 में, ठीक है. एंड एट ट्विलाइट जो आया था 1887 में. एंड अभी जो हम बात करने वाले हैं दैट इज मिजरी, ये आया था 1886 में, ओके. एंड वन थिंग इज दैट उनके सारे स्टोरीज में आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि वो कैसे ह्यूमन बींग्स की सफरिंग्स को जो हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, उनके सफरिंग्स, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर उनके जो भी स्ट्रगल्स, उनके पैथोस को बारे में वो बहुत ही ब्यूटिफुली एंड बहुत ही क्लियरली अपने स्टोरीज में डिपिक्ट करते हैं, ठीक है. एंड दैट्स वाई वो अपनी स्टोरीज के लिए काफ़ी पॉपुलर है, यू नो. तो ये जो मिजरी है इसका भी कुछ ऐसा ही है कि जो एक आदमी है वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने शेयर नहीं कर पा रहा है, वो करना चाहता है बट ऐसा कोई है नहीं जो उसके प्रॉब्लम्स को सुने एक्चुअली, ठीक है. आज की ये मॉडर्न सोसाइटी में, ये ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में हम इतने मतलब एंगेज्ड हो गए हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हमें दूसरों की परेशानी या दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए इतना वक्त भी नहीं है ना. हम दूसरों की सफरिंग्स को सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते ये तो सेकेंडरी चीज़ है, बट पहला ये है कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता है. हम इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, बहुत भीड़ में तो रहते हैं, काफ़ी भीड़ में रहते हैं, बट स्टिल हम बहुत ही मतलब एलिनेटेड फील करते हैं ना, अकेले फील करते हैं. तो ये स्टोरीज का जो पहला लाइन है, जो फर्स्ट लाइन है, ये मुझे काफ़ी मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. जैसे कि इसका पहला लाइन है, टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ. वैसे तो देखेंगे तो बहुत ही इजीली ये समझ में आ जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है दैट टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ. मेरा जो ये ग्रीफ है, मेरा जो दुख है, ये मैं किसके सामने बोलूँ, किसको बोलूँ, बहुत इजीली समझ में आ जा रहा है. बट अगर हम डीपली इसे समझें तो बहुत ही डीपर मीनिंग निकलता है ना. मतलब आज के समाज में कोई है ही नहीं जिसके सामने, अगर है भी तो हम कंफर्टेबल नहीं है कि उससे हम अपनी जो परेशानी है वो हम शेयर करें, फिर वो समझेगा कि नहीं समझेगा. मतलब एक अच्छे लिसनर की सबको ज़रूरत होती है, बट कोई मिलता नहीं है अपने दर्द को मतलब शेयर करने के लिए. मतलब लिसनर की कमी सबको होती है ना. इसीलिए सब जो डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में रहते हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि कोई है नहीं हमारे पास बात करने के लिए, सब अकेले पड़ गए हैं, भीड़ में है फिर भी. क्योंकि ये मतलब इतने बिजी हो गए हैं खुद के लाइफ में दैट वो दूसरों के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते. और आज की डिजिटलाइज्ड सोसाइटी में ये तो और भी है ना, कि अगर हमारे पास टाइम भी है, कुछ टाइम मिला तो हम अपनी टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो मोबाइल लैपटॉप कुछ भी हो, इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हम अगर हमारे सामने हमारे दोस्त बैठा है तो उसे भी हमें पता नहीं चलता कि वो कितने टाइम से आकर बैठा है ना. तो यही कुछ सीन है आज के डेट की. तो ये जो पहला लाइन है, टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ, ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो अगर हम स्टोरीज की बात करें तो इस स्टोरी का मेन प्रोटोगोनिस्ट जो है दैट इज आयोना पेटोपोव. इसे हम आगे सिर्फ आयोना के नाम से बोलेंगे, ठीक है, पेटोपोव को छोड़ देते हैं. तो आयोना पेटोपोव. एंड शुरुआत हुआ है उसके नेचुरल सिनेरियो से कि ये रसिया के पीटरबर्ग में, इसका जो सेटिंग है रसिया के पीटरबर्ग में, ओके. एंड ट्विलाइट का टाइम है. ट्विलाइट मतलब आफ्टर सनसेट जो थोड़ा येलो एंड ऑरेंज कलर का थोड़ा लाइट रहता है, उस वक्त को हम ट्विलाइट कहते हैं, ठीक है. तो ट्विलाइट का वक्त है, स्नोफॉल हो रहा है, ठंड का माहौल है, एंड स्ट्रीट लाइट भी जल रहा है, एंड धीरे धीरे डार्कनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, ओके. एंड बिकॉज ऑफ स्नोफॉल जितने भी रूफ्स हैं, घर हैं, ओके,
पेड़ हैं, ओके, जितने भी है मतलब हर तरफ बर्फ जमा हो गई है, हर तरफ वाइट दिख रही है। एंड वहाँ एक स्ट्रीट लाइट के नीचे हमारा जो प्रोटोगोनिस्ट है आयोना एंड उसके सोल मेट या फिर सोल कंपेनियन आप कह सकते हो, उसकी हर्ष, वो दोनों बैठे हुए हैं। एंड दोनों इस तरह से बैठे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है उनको देख के कि दोनों बहुत ही डीप थॉट में हैं, बहुत ही गहरी ख्याल में खोए हुए हैं। यहाँ एक लाइन है कि स्नो ड्रिफ्ट कांट मेक हिम मूव। ओके, स्नो ड्रिफ्ट का मतलब क्या कि ऐसे स्नोई एरिया में जो ऐसे बर्फ आके जमा हो जाते हैं और ऐसे पहाड़ जैसे ऐसे रह जाते हैं, उसको हम स्नो ड्रिफ्ट कहते हैं। ओके, तो ऐसा बोल रहा है कि अगर एक स्नो ड्रिफ्ट भी आए और उनके ऊपर गिर जाए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब वो इतने थॉट में डूबे हुए हैं। ठीक है, एंड वो ऐसा लग रहा है कि फैंटम का वर्ड का यूज किया गया। फैंटम मतलब घोस्ट, वो एक घोस्ट की तरफ दिख रहा है आयोना। ठीक है, कैसे, मतलब वो ऐसे, एक तो बहुत ही बूढ़ा हो गया है, वो अपनी ओल्ड एज में है और ऊपर से एक कैप पहना हुआ है एंड उसके कैप में बर्फ सब जमा हो गई है, वाइट हो गई है। एंड इतना बर्फ जमा हो गई है कि ना कि सिर्फ उसके हेड में बट उसके कोट में, फिर उसके आई लैशेस में भी वो बर्फ सब जमा हो गई है। तो उसको देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक घोस्ट है। ठीक है, एक फैंटम है। ठीक है, एंड उसके साथ उसकी हॉर्स भी, वो भी खड़ा हुआ है और दोनों बहुत ही डीप थॉट में हैं, बहुत ही गहरी ख्याल में खोए हुए हैं और इतने हैं कि आसपास के जो ठंड का माहौल है या फिर नॉइजी माहौल है या फिर जो भी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि अगर एक स्नो ड्रिफ्ट भी आए और उनके ऊपर गिर जाए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, देन आयोना तो एक घोस्ट की तरह दिख रहा है। उसका जो घोड़ा है वो कैसा दिख रहा है, एक क्या है उसका, एक जिंजर ब्रेड हॉर्स बोला गया है उसके लिए। जिंजर ब्रेड मतलब क्या, जिंजर ब्रेड एक कुकीज होता है, जो कुकीज होता है एंड जिसका जिंजर फ्लेवर होता है। तो वो ऐसे मतलब स्ट्रेट खड़ा हो गया है, जैसे कि उसके टांगे भी एकदम स्ट्रेट हैं। ओके, एंड बर्फ जमा हो गई है उसके ऊपर भी। ओके, उस घोड़े के ऊपर भी बर्फ जमा हो गई है एंड वो बोल रहा है कि वो एक जिंजर ब्रेड की तरह दिख रहा है। ओके, एंड उसकी जो वर्थ होगी वो एक कोपेक होगी। देखो, पहले वन मोर थिंग कि ये जो स्टोरी है ये पहले रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था। तो यहाँ कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट रशियन लैंग्वेज में है, जैसे कि कोपेक एक रशियन करेंसी है। ठीक है, नॉट ओनली कोपेक देन रूबेल। ओके, ऐसे कुछ टर्म्स हैं क्योंकि ये पहले रसिया में लिखा गया है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसीलिए। ओके, जब ये रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था तो ये स्टोरी का नाम था टोका। ओके, TOCKA, टोका इसका नाम था जब रशियन लैंग्वेज में लिखा गया था। फिर जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो द लैमेंट, द ग्रीफ, मिजरी, ऐसे 3 नाम से ये ट्रांसलेटेड है। ओके, तो आप किसी में भी जो भी आए, द लैमेंट, द ग्रीफ, मिजरी, सब एक ही स्टोरी है। ओके, एंड जब पहले ये रशियन लैंग्वेज में था तब इसका नाम टोका था। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि काफ़ी देर बैठने के बाद वहाँ और कोई पैसेंजर भी नहीं आ रहा था। ओके, ऐसे माहौल में कोई पैसेंजर भी नहीं आ रहा था, खाली पड़ा था। तो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। फिर एक पैसेंजर आता है और वो बोलता है कि कोबी फॉर बिवरकुए। कोबी मतलब कैब ड्राइवर। ओके, तो वो बोल रहा है, मतलब उसे बुला रहा है कि हेलो कोबी, बिवरकुए जाना है क्या, वो पूछता है। तो पहले तो हमारा जो आयोना है वो उतना अपनी थॉट में डूबा हुआ है कि वो सुन भी नहीं पा रहा है। फिर वो जो पैसेंजर है वो आता है और फिर उसे 2-3 बार ऐसे हिला के उसे बुलाता है कि वो हेलो कोबी, बिवरकुए जाना है क्या, उसे ठीक है पूछता है। फिर वो जो पैसेंजर है वो एक मिलिट्री ऑफिसर था। ठीक है, उसने जो एक कोट पहना हुआ था। ठीक है, कोट पहना हुआ था और मतलब ठंड से बचने के लिए हम जो कोट पहनते हैं उसी प्रकार का एक कोट पहना था, एक टोपी पहना था। ठीक है, काफ़ी जेंटल लग रहा था। तो वो पूछता है कि बिवरकुए जाना है क्या। फिर वो बोलता है हाँ जाना है। ऐसे मुंह से तो नहीं बोलता है बट ऐसे सिंबॉलिक वे में बोलता है हाँ, ऐसे सर हिला बोलता है ठीक है जाना है। तो दोनों निकल पड़ते हैं। फिर वो ऐसे उठता है, जब उठता है तो बर्फ सारे ऐसे उसके आई लैशेस से, उसके हैट से गिरते हैं। फिर वो अपनी जो
घोड़ा है उसको भी अपने मतलब उसका भी थोड़ा जो बर्फ जमा हो गया था उसके ऊपर उसे भी थोड़ा साफ करता है, फिर बैठता है। ओके, और अपनी घोड़ी का जो है वो चाबुक लेके उसे करता है, तो उसका भी जो बर्फ जमा हो गया था उसके ऊपर वो भी गिर जाते हैं थोड़ा, एंड वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं वो अपनी पैसेंजर को लेके, तो आयोना एकदम बहुत ही अनमाइंड होता है एक्चुअली। मतलब वो अपनी रास्ते में या अपनी राइड में वो फोकस नहीं कर पा रहा होता है। एक तो जब जा रहा होता है तो साइड में एक मतलब ऐसे साइड में ऐसे उसका मतलब क्या एक्सीडेंट टाइप ऐसा फील होता है। फिर जाता है तो कहीं पर वो राइट साइड में जा रहा होता है। फिर मतलब क्या, एक तो वो बहुत मतलब ऑन माइंड है, वो अपनी राइड में फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे जो वो मिलिट्री ऑफिसर बैठा है वो बार बार उस आयोना को मतलब याद दिलाता रहता है कि हेलो, मतलब ध्यान में तो चल रहे हो, आगे देखो, ऐसे क्या चल रहे हो। ओके, वो बार बार उसको वन कर रहा होता है। वो बहुत मतलब ऐसे लैंग्वेज भी यूज कर रहा होता है, जैसे कि उसे बोलता है वेयर वुल्फ, ओके, डेविल, ओल्ड डॉगी, ऐसे नाम से उसे बोलता है। और मतलब एक इरिटेट, एक एंग्रीली वो बोल रहा होता है कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चला रहे हो, मतलब कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और ऐसे तुम्हारा ध्यान किधर है, ऐसे वो उस आयोना को चिल्लाता रहता है। ठीक है, बट आयोना के दिमाग में क्या चल रहा है कि आयोन एक्चुअली सैड क्यों है कि एक हफ्ते पहले उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो गई है, एंड उसी दुख में वो जो है वो किसी के साथ वो शेयर करना चाहता है एक्चुअली, बट कोई है नहीं जो उसकी उस दुख को सुने या उस परेशानी जिसके साथ वो शेयर करे, ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो जब वो बोलता है कि जब थोड़ी बातें होती है वो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, तो आयोना सोचता है कि इसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी जो परेशानी है, और वो ऐसे उसे बोलने के लिए ऐसे पीछे मोड़ता है। ठीक है, तो जब वो पीछे मोड़ता है तो वो मिलिट्री ऑफिसर्स फिर गुस्सा होकर बोलता है कि अरे सामने देखो, मतलब तुम चला रहे हो, ऐसा कैसे चला रहे हो, ठीक है सामने देखो, बिल्कुल एकदम गुस्से से उसे बोलता है कि सामने देखो, और उसके साथ भी बात नहीं बन पाती है, और उसे जहाँ जाना होता है विवॉक्स हुए वो उसकी डेस्टिनेशन आ जाती है, और वो उसे वहाँ पे उतार देता है, और फिर वहाँ आयोना और उसकी जो हॉर्स है वो दोनों फिर बैठ जाते हैं। ओके, कुछ टाइम तक, और फिर काफ़ी देर तक बैठने के बाद फिर 3 लड़के आते हैं, 2 पतले 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 और हाइट, ओके, टॉल हाइटेड, 2 पतले पतले, और एक जो कि बहुत ही शॉर्ट हाइट वाला, और उसका हम्प बैक था। ओके, ऐसे 3 लड़के आते हैं, और वो फिर आते हैं और वो भी उठाते हैं उस आयोना को और पूछते हैं कि पुलिस ब्रिज जाना है क्या। पुलिस ब्रिज भी एक जगह की नाम है, ठीक है, पुलिस ब्रिज जाना है क्या। एंड वो बोलते हैं कि हम 3 हैं, बट हम सिर्फ 2 ग्रेवेनिक्स देंगे। देखो, ये ग्रेवेनिक्स भी जो है ये भी रसिया की करेंसी है। ओके, जो सिक्के होते हैं, कॉइन होते हैं, उनको ग्रेवेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो 2 ग्रेवेनिक्स देंगे, और हम 3 लोग हैं, और हमें पुलिस ब्रिज जाना है। देखो, उस इतने डिस्टेंस तक और 3 लोगों के लिए 2 ग्रेवेनिक्स बहुत ही मतलब बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट नहीं है, बट फिर भी आयोना को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि कौन कितना दे रहा है, कितने दूर तक जाना है, कहाँ जाना है, ये सब उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उसे बस यही मैटर कर रहा होता है कि नो, आसपास कोई लोग तो आ रहे हैं, मतलब उसके जो स्लेज है वहाँ कोई स्लेज मतलब जिसमें व्हील नहीं होता है, और ऐसे बर्फ एरिया में घोड़े ऐसे अपनी घिस के लेते हैं, उसे स्लेज कहा जाता है। ओके, तो कोई आ तो रहा है, यही बहुत मतलब ये बड़ी बात है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब जितने भी पैसे दे रहे हैं वो वर्दी है या नहीं, वो कुछ मैटर नहीं कर रहा होता है उसे, है ना। तो 2 ग्रेवेनिक्स इज नॉट ए गुड अमाउंट, बट या दैट्स ओके, फिर भी ठीक है, चलेगा। और फिर वो निकल पड़ते हैं पुलिस ब्रिज तक। जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो 3 लड़के जो थे वो बहुत ही बदतमीजी कर रहे होते हैं, वो जो आयोना है उसको भी बहुत टॉन्ट मार रहे होते हैं, जैसे कि वो बोल रहे होते हैं कि अरे एक ऐसा कैप लगाया है, ऐसा कैप तो पूरे पीटरबर्ग में किसी के पास नहीं होगा, इतने खराब कैप तो पूरे पीटरबर्ग में किसी के पास नहीं होगा, ऐसे टॉन्ट मार रहे होते हैं, ऐसे क्या चला रहे हो। ओके, फिर वो बोल रहा है कि जैसे ये उस घोड़े के चाबुक में जैसे वो मार रहा है, इसके नेक में भी थोड़ा मारो, फिर वो और भी ध्यान से चलाएगा। ठीक है, ऐसे उसे बहुत ही टॉन्ट मार रहे होते हैं, बट ये सब आयोना को कोई मैटर नहीं कर रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है ना। ठीक है, तो
वहाँ और एक बात है कि वो बोलता है, एक जो पतला लंबा सा लड़का है वो बोलता है कि अरे मेरा तो बहुत ही मतलब हेडेक हो रहा है, मैंने लास्ट नाइट मतलब 4 बोतल कॉग्निक पिया है और उसकी वजह से मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, और ये इतनी धीरे चल रहा है, इतनी धीरे चल रहा है कि इसकी वजह से मेरा ये जो हेडेक है और भी बढ़ता जा रहा है, इसके नेक पे मारो थोड़ा, ये और आराम से चलेगा, नहीं तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे उसको डांटते डांटते वो ले जाते हैं। दैट मीन्स आयोना एक्चुअली उसका सिर्फ एक ही मोटिव है कि कोई उसका पैसेंजर आए जिसके साथ वो बैठे और जो उसके दुख को सुने, ठीक है, उसे थोड़ा कंसोल करे, उसे थोड़ा समझाए कि नहीं लाइफ में ऐसा होता है, ऐसा बोले। ओके, बट कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ भी थोड़ी डिस्कशन चल जाती है, जैसे कि एक लड़का उसे पूछता है कि आर यू मैरिड, क्या तुम मैरिड हो? तो वो बोलता है कि यस आई एम मैरिड, मेरी एक वाइफ है और कुछ ऐसे एक घर है, और मेरा बेटा जो था उसका एक वीक पहले ही वो मर गया। तो वो पूछता है कि कैसे मरा? तो वो बोलता है कि नहीं, ऐसे हॉस्पिटल में रहा कुछ वक्त और ऐसे मर गया। तो वो मतलब और कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ सबको तो मरना ही है एक दिन। तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसको बोल के उसे थोड़ा हल्का महसूस हो, उसके जो भी सफरिंग्स है, उसके जो दुख है वो थोड़ा हल्का हो जाए, ऐसा किसी के साथ वो कंफर्ट नहीं हुआ, ठीक है। देन वो बोलते हैं कि चलो बस जल्दी चलो, अगर ऐसे धीरे चलते रहोगे तो हम तो कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे पुलिस ब्रिज, है ना, तो जल्दी चलो। बस वो ऐसे ही उसको ले चलते हैं, और उसकी जो चलाने की पेस थी उसको देख के वो ओल्ड सरपेंट के हिसाब से भी उसे टॉन्ट मारते हैं कि सरपेंट मतलब क्या, सांप, ओके, ओल्ड सरपेंट, ऐसा कह के उसे बहुत ही टॉन्ट मारते हैं पूरा रास्ता भर, और उसे जल्दी चलने के लिए बार बार वार्न कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली वो अपने भी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, पुलिस ब्रिज, ओके। एंड जब वहाँ उतरते हैं तो जो आयोना है वो देखता है कि हर तरफ भीड़ तो है, बहुत सारे लोग तो हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ वो अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर पाए, ठीक है। फिर इधर उधर देखता है और वहाँ एक हॉल पोर्टर दिखता है, हॉल पोर्टर मतलब एक कुली, ठीक है, वो देखता है और बोलता है, वो सोचता है कि ये कुली तो फ्री होगा और मतलब इसके साथ बैठ के थोड़ा बात कर लूंगा तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। फिर वो कुली के पास चलता है, तो जब वो कुली के पास चलता है तो बोलता है कि अरे क्या सामने आ रहा है, सामने से हट, मुझे आगे जाना है। वो भी ऐसे बहुत ही गुस्से में, इरिटेटिंग वे में बोलता है कि सामने से हट, मुझे जाना है। तो वो भी वहाँ पे से साइड हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मतलब सब तो बिजी हैं, इससे तो बेटर है कि मैं किसी एक वोमेन के पास जाऊं और उसे अपनी जो दर्द है वो बयां करूं और उसे करूं। अगर वो ना भी समझे, क्योंकि इमोशनली वोमेन वर मोर सेंसिटिव देन मैन, है ना, तो वो बोल रहा है कि अगर मैं किसी वोमेन को अपनी दुख के बारे में बोलूंगा तो वो अगर मैं पूरी ना भी बता पाऊं तो भी वो रो पड़ेगी, है ना, और अगर वो रो पड़ेगी तो भी मुझे लगेगा कि हाँ वो समझ रही है और उससे भी मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर वो भी नहीं हो पाता है। दैट मीन्स वो पूरा दिन ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके 2 मिनट की जो उसकी दुख थी वो शेयर करना चाहता था वो सुने, ऐसा कोई भी ना कि वो मिलिट्री ऑफिसर, ना कि वो 3 लड़के जो आए वो, ना कि वो हॉल पोर्टर, ना कि कोई भी वोमेन, कोई भी उसे नहीं मिला जिसके साथ वो बैठ के अपनी दुख शेयर कर पाए, ठीक है। फिर एंड में रात हो जाती है, ओके, वो अपनी स्टेबल को जाते हैं, अपने घोड़े के साथ जाते हैं। फिर वो अपने घोड़े को देखता है और सोचता है कि ऐसे ही पूरा दिन चला गया और मैं जो अपनी घोड़ा है उसके लिए भी कोई खाने का इंतजाम नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर पूरा दिन काम करने के बाद अगर इतना पैसा भी ना मिले कि खुद के मतलब पेट भरने के लिए और अपनी फैमिली का भी पेट भरने के लिए पैसा हो, अगर इतना भी ना मिले तो वो क्या ही फायदा है, ठीक है। तो वो सोचता है, खुद को बहुत डिसहार्टेन हो जाता है एंड इतना भी पैसा नहीं मिलता। फिर वो जो सूखी घास थी उसके पास वो उस घोड़े को खिला देता है
एंड उस घोड़े के पास बैठता है। ठीक है, वहाँ बाकी लोगों को भी देखता है, सब अपने अपने मतलब खाना खा के वो सब सो गए हैं। ठीक है, वो अपने घोड़े के पास बैठता है, उसे कुछ पानी पिलाता है और उसे कुछ सूखी घास खिलाता है और बैठता है और वो घोड़े के साथ अपनी बात बोलता है कि मेरा दिन ऐसे चला गया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए मतलब खाने का भी मतलब नहीं ला पा रहा हूँ, तुम्हें खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ। अगर अभी मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारा देखभाल करता, वो तुम्हारे लिए खाना ला देता, अब तुम इसी से ही पेट भर लो। और जब वो बोलता है कि अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता। और उसी में ही उसका पूरा जो स्टोरी है वो अपने घोड़े के सामने ही सब शेयर कर देता है कि अपना जो भी हिडन था, जो वो किसी के साथ बोल नहीं पा रहा था या कोई नहीं था उसके पास, वो सब अपनी जो हॉर्स है उसके सामने सब एक्सप्रेस कर देता है। ओके, और ऐसे ही उसका रात बीत जाता है। और जब वो उस घोड़े के साथ अपनी सारी दुख को बयां कर देता है, सारी दुख को रख देता है, सब बाहर करके, जितना भी उसका पेन था उसके दिल में, जितना भी दुख था, जब वो घोड़े समझे या ना समझे, ओके, बट उसके सामने वो बोल के जब सब कुछ बोल देता है तब उसे बहुत ही एक हल्का महसूस होता है ना। और इसी में ये स्टोरी का एंड हो जाता है। बट इसी में तो स्टोरी का एंड हो जाता है कि इसने उस घोड़े के सामने अपनी जो फीलिंग्स थी वो सब एक्सप्रेस कर दी, सब रख दी। ओके, एंड फाइनली वो किसी के साथ तो शेयर किया, और आफ्टर शेयरिंग उसका जो मन जो इतना मतलब हेवी लग रहा था, उसे जो परेशानी हो रही थी वो बहुत ही हल्का महसूस होता है उसे। ओके, इसी में ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। बट इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने की बात यही है कि पहली पॉइंट, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, हम उसे को मेनली हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट जो है आइसोलेशन इन ग्रीफ। पहला पॉइंट हम रखेंगे आइसोलेशन इन ग्रीफ। जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे पास बहुत ही हम सैड में होते हैं, ओके, खुश नहीं होते हैं, तब हमारे आस पास जितने भी लोग हो, जितने भी क्राउडेड हो या जितने भी भीड़ हो, तब भी हमें बहुत ही अकेला फील हो रहा होता है ना। वहाँ जो आयोना बैठा था उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। ओके, अपने अपने काम कर रहे थे और काफ़ी भीड़ था। और उसके बहुत पैसेंजर्स भी आए, जैसे कि एक मिलिट्री ऑफिसर आया, फिर एक तीन यंग मैन आए, फिर एक हॉल पोर्टर के साथ उसका इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी लोग आए। बट किसी के साथ भी वो कंफर्टेबल नहीं हुआ कि वो अपना ग्रीफ जो है वो शेयर कर पाए, है ना। तो अगर हमारी जब हम दुख में होते हैं तो हम बहुत आइसोलेट फील करते हैं। एक ऐसे इंसान की खोज करते हैं जो हमारी बात को समझे और जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग तो होते हैं, भीड़ तो होते हैं, बट स्टिल वी फील लोनली, है ना। क्राउडेड बट स्टिल वी फील लोनली, लाइक दैट इन दिस स्टोरी ऑल्सो आयोना, उसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो भीड़ में तो है, क्राउडेड में तो है, बट स्टिल बहुत लोनली था अपने लाइफ में। कोई नहीं था कि वो एक अपनी लाइफ का इतना बड़ा जो दुख था वो भी वो किसी के साथ शेयर कर पाए। उसका बेटा मर गया है, वो भी किसी को बोल पाए, ऐसा भी कोई नहीं था उसके लाइफ में। वो बहुत ही लोनली था। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नीड फॉर कंपेशन एंड लिसनिंग। ओके, हम अपनी लाइफ में सब एक ऐसे कंपेनियन की खोज में रहते हैं कि कोई हमारी बात को समझे और सुने एटलीस्ट। अगर ना भी समझे तो वो सुने एटलीस्ट, है ना। हम सब ऐसे ही एक गुड लिसनर एक सबको चाहिए होता है, क्योंकि आजकल के समाज में, आजकल कि ये भीड़ भाड़ की सोसाइटी में, ये बिजी शेड्यूल में सब इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं और इतने मतलब टेक्नोलॉजी के पीछे भागे हैं कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना पड़ता है। ओके, एंड एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। मतलब आज की डेट में ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी के साथ बैठकर 2 मिनट बातें करें, है ना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई हमारा कॉम्पेनियन हो जिसके साथ हम बैठे कुछ वक्त बात करें, हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है वो हम शेयर करें। ओके, एंड सेकेंड पर्सन भी जो होता है वो समझे या ना समझे, हम उसके सामने हमारी जो भी बातें हैं वो करें तो वो एटलीस्ट सुने, ना समझे भी तो उसे सुने, जिसकी वजह से हमारा मन हल्का हो जाता है। जैसे कि हमारे फैमिलीज में होता है ना कि मतलब
घर में पापा जो भी दिन भर काम करके आते हैं अपनी बिजनेस लाइफ में भी या काम के लाइफ में भी, जो भी मतलब अप एंड डाउन होता है, वो आकर सब मतलब हमारी माँ को बताते हैं। माँ उसे मतलब अगर 100% ना भी समझे, 50% भी समझे, तो वो बहुत आराम से सुनती रहती है कि हाँ हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ओके, है ना। तो सबको अपनी लाइफ में एक ऐसे कॉम्पेनियन की बहुत नीड होती है ना। अगर वो हमारा जान पहचान का ना भी हो, एक अनजान भी हो, उसके सामने भी अगर हम वो सुन रहे हैं हमारी बात को, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एक लिसनर की सबको जरूरत होती है। ओके ओके एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम रखें तो ह्यूमन इनसेंसिटिविटी एंड इनडिफरेंस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन इनसेंसिटिविटी मतलब आयो ना अपने लाइफ में बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस्ड था, बहुत पैसेंजर आए उसके पास, बट किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। सब अपने अपने रास्ते से चल गए और सब उसके ऊपर मतलब उल्टा उसको टॉन्ट मारते हैं कि तुम ध्यान से चलाओ, ध्यान किधर है। बट किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि तुम्हारा ध्यान क्यों भटक रहा है, तुम इतना ऑफ माइंड क्यों हो, कुछ हुआ है क्या, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। अगर किसी ने एक बार भी पूछ लिया होता कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, या फिर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, ऐसे सैड क्यों हो, क्या कुछ बोलना चाहते हो क्या, अगर ऐसा किसी ने भी पूछ लिया होता तो वहीं पर आयोना की बात खत्म हो गई होती और वहीं पर आयोना की जो मूड है वो भी स्टेबल हो गई होगी। बट किसी के पास इतना भी वक्त नहीं था और किसी ने इतना भी नहीं पूछा। ये है ह्यूमन इनडिफरेंस। मतलब हम 20th सेंचुरी में होकर भी हम किसी का मतलब उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में वो अल्टीमेटली वो खुश है या नहीं, वो क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ये समझना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। ओके, इसीलिए जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आज के डेट में बहुत बढ़ता जा रहा है ना। मतलब हमारी जो बहुत ही करीबी दोस्त भी होते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि हम इंटरनली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो कोई जान नहीं पाता है। दैट इज ह्यूमन इनसेंसिटिविटी और ह्यूमन इनडिफरेंस। ओके, देन अगर हम 4 नंबर पॉइंट की चले तो वो है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द पुअर एंड वर्किंग क्लास। ओके, डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द पुअर एंड वर्किंग क्लास। वैसे तो आज की डेट में डीह्यूमनाइजेशन बहुत है, मतलब ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतलब ह्यूमैनिटी मतलब डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, एंड हियर डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द पुअर एंड वर्किंग क्लास। ओके, ये जो मतलब सोसाइटी में जो गैप है कि ना ये अपर क्लास की है, ये पुअर क्लास की है, मतलब जो ग्रास रूट लेवल के होते हैं, जो वर्किंग क्लास होते हैं, उनके दुख दर्द को और कोई नहीं सुनता है ना। वो क्या मतलब वो उनका इकोनॉमिकली वो कैसे हैं, ओके, सोसाइटी में उनका कोई पोजीशन है या नहीं है, उनकी बात कहीं पे कहीं भी स्टैंड ले पा रही है या नहीं, उनकी बात कोई भी नहीं सुनता है ना। वो अपनी लाइफ में कैसा फील करे, उन्हें कोई नहीं पूछता कि आपके घर में सब सही है या नहीं, अगर करंट नहीं रहती है तो क्या हो रहा है कि नहीं, कैसा, उनके बारे में कोई नहीं पूछता। दैट इज डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द पुअर एंड वर्किंग क्लास। दैट मीन्स जो पुअर है या फिर जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल के हैं, वो और भी इसके विक्टिम है। ओके, ये डीह्यूमनाइजेशन के और भी विक्टिम है, ठीक है, उनकी बात और कोई भी नहीं सुनता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चले तो दैट इज यूनिवर्सलिटी एंड ऑन नोटिस्ड सफरिंग। ओके, यूनिवर्सलिटी एंड ऑन नोटिस्ड सफरिंग्स, दैट इज ये जो दुख है या फिर पेन है, सफरिंग्स है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, ये तो यूनिवर्सल है, सबके लाइफ में ये चलता रहता है कि वो अगर एक छोटा बच्चा भी है, यंग भी है और बूढ़ा भी है, तो सबके लाइफ में दुख हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सब अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट वो यूनिवर्सल है, सबके लाइफ में ये चल रहा है, ये जो है ये यूनिवर्सल है। बट आज के डेट में मतलब इट वॉज ऑन नोटिस्ड सफरिंग एक्चुअली। यहाँ पर आयो ना, दिन में तो था ना, मतलब दिन में था, उसके चेहरे पर उसकी सैडनेस दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी कि वो अपनी काम में फोकस नहीं कर पा रहा है, वो दिखाई दे रही थी कि वो चल भी रहा है लेकिन स्ट्रेट चल नहीं पा रहा है, वो बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा है, वो राइट की तरफ चलना, वो यहाँ पर और एक वर्ड है कि जब वो मिलिट्री ऑफिसर बोलता है कि किधर चल रहे हो, तो वो आयो ना जो बोलता है कि राइट, तो वो राइट भी वो अच्छे से नहीं बोल पाता है, वो बोलता है राइट ऐसे बोलता है, मतलब वो अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। तो वो दिन में तो था, इतने पैसेंजर आए, इतने आसपास लोग क्राउडेड थे, बट किसी ने उसे नोटिस नहीं किया कि वो इतने सैड क्यों है।
ओके, तो दैट इज अननोटिस्ड सफरिंग्स। नॉट वो तो ऐसे सोसाइटी में था, बट ऐसे काफ़ी बार होता है कि हम अपनी फैमिली में भी होते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ भी होते हैं, बट कोई हमें नोटिस नहीं कर पाता है कि इंटरनली हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। हमारे दिमाग में अगर कोई सैडनेस है, कोई ग्रीफ है या कोई दुख है, तो भी वो कोई रीड नहीं कर पाता है कि हाँ इसे इस चीज़ का बुरा लगा है, इसे इस चीज़ से वो काफ़ी सैड है, उसके लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो कोई नोटिस नहीं कर पाता है। दैट इज़ अननोटिस्ड। मतलब सबकी लाइफ में सफरिंग्स है, दुख है, बट all are unnoticed and that is the reason of today's life actually। और आज के समाज में ये बहुत डेंजर है एक्चुअली। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे बड़ा डेंजर, ये जो साइलेंस हॉट होता है, उससे बड़ा डेंजर और कुछ भी नहीं है ना। जो साइलेंस हॉट होता है, साइलेंस पेन जो होता है, उससे डेंजरस और कुछ भी है ही नहीं। वो धीरे धीरे इतना बर्बाद कर देता है, इतना डेंजरस होते जाता है कि उसका और कोई लेवल भी नहीं है और उसे हम मेजर भी नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चले तो कम्युनिकेशन एज ए टूल फॉर हीलिंग। ओके, कम्युनिकेशन एज ए टूल फॉर हीलिंग। जैसे कि मैंने अभी तक बोला कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम किसी स्ट्रगल में गुजर रहे होते हैं, जब हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तब हम ऐसे इंसान की खोज में होते हैं कि कोई आए जिसके सामने हम अपना थोड़ा कम्युनिकेट करें, जिससे कि हमारा जो दुख है वो थोड़ा हील हो जाए, थोड़ा हमें रिलीफ मिले, है ना। थोड़ा जो हमारा प्रॉब्लम्स है काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि अगर तुम दुख में हो या फिर किसी पेन में हो या फिर किसी सैड में हो, तो जो भी सोच रहे हो, जैसा भी सोच रहे हो, वो बोल दो। वो अच्छा हो या बुरा हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट ये मैटर करता है कि उससे हमारा मन हल्का हो जाता है ना। सो दैट इज ये जो एंड कम्युनिकेट करना, दूसरों के साथ बात करना, ये एक मतलब फंडामेंटल नीड है एज ह्यूमन बीइंग। ये हमारा नीड है कि हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम बैठकर थोड़ी देर बात करें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चले तो क्रिटिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ओके, क्रिटिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट मीन्स, जैसे कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी, ये अर्बन सोसाइटी, कैपिटलाइज्ड सोसाइटी, ये तो बढ़ता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे हम ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, बट ये धीरे धीरे हमें और एलियनेटेड फील करवा रहा है। जितने हम क्राउडेड एरिया को जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अंदर से और लोनली होते जा रहे हैं, है ना। हम जितना पब्लिकली ओपन होते जाते हैं, जितना पब्लिकली खुद को एक्सपोज करते हैं, वो एक तरफ से हम उतने एलियनेटेड भी होते हैं, हम सोर्स नहीं पाते हैं। आजकल आप मतलब जो ये यूट्यूब में भी देखते होंगे कि जो काफ़ी यूट्यूबर्स हैं वो बोलते हैं कि मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में वो हुआ, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और क्यों, मतलब वो ऐसा भी बहुत है कि वो अपने फिजिकल सराउंडिंग्स में कोई नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे मतलब डिजिटल मीडिया ढूंढते हैं जिसकी वजह से वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ और उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीड है कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करें और अपनी जो फीलिंग्स है उसे शेयर करें, जिसकी वजह से हम थोड़ा रिलैक्स फील हो पाएँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया है, ये सारे चीज़ें, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने रखा है यहाँ पर, ये सब ये स्टोरी की, मिजरी की, यही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम पॉन्डर करेंगे, जिसको हम ध्यान में रखेंगे। यही पॉइंट्स है इस स्टोरी में बताया गया है और सब आयोना के लाइफ के साथ रिलेट करती है ना। तो स्टोरी तो बहुत इजी है, बट इसका जो मीनिंग है कि टू हुम शैल आई टेल माई ग्रीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अट्रैक्टिव लाइन है ना। और ये सब उसके मेजर थीम्स मैंने डिस्कस किया, मेजर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, जिसको आप पॉन्डर कर सकते हो, जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। और यही है स्टोरी की मेन आइडियाज एक्चुअली। तो आज की क्लास में इतना, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, एंड नए हो चैनल में तो एक सब्सक्राइब भी कर देना। इससे बहुत मतलब थोड़ा एनर्जेटिक फील होती है एक्चुअली। तो नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे ट्यून एंड यस, थैंक यू सो मच।